नमस्कार, मैं हूं हर्षित कौर और आप देख रहे हैं निश्चय टाइम्स। आज हमारे साथ हैं आरएलडी प्रवक्ता सम्राट सिंह चौहान। तो आइए इनसे बात करते हैं कुछ अहम मुद्दों को लेकर। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे निश्चय टाइम्स। सर सबसे पहले तो हम बात करें तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे, उपचुनाव जो आने वाले उपचुनाव है उसको लेकर आपकी रणनीति क्या है आपकी पार्टी की? देखिए, वो चुनाव में एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है, उसी एनडीए गठबंधन का राष्ट्रीय लोकदल एक हिस्सा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए में 30 मिनिस्टरों को वो आने वाले उपचुनाव में जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय अनिल कुमार जी भी हैं। उनको भी मीरापुर सीट की जो है जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग सीटों पर आने वाले जो भी 10 उपचुनाव हैं, 10 सीटों पर सभी पर 13 जो है केंद्रीय मंत्री हैं और 17 राज्य मंत्री हैं। सबको जो है जिम्मेदारी दे दी गई है और हम लोग चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। सर अब आपने बात छिड़ी दी है मीरापुर सीट की, तो सपा का दावा था कि जो मीरापुर सीट से जो जीत हुई है आपकी, वो कहीं ना कहीं सपा की तरफ से हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो जीत आपको मिली है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विधानसभा चुनाव में हमारा अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ था और अलायंस में जब कोई जीतता है तो वो हमारी वजह से जीते या हम उनकी वजह से जीते, वो भी हमारी वजह से सीटें जीते, इसका दायरा बढ़ता जाएगा। इसका कोई अंत नहीं इस सवाल का। हम भी कह सकते हैं कि उन्होंने भी हमारी वजह से कई सीटें जीती हैं। कौन सी? बहुत सारी सीटें जीती हैं। हम जो है नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। अरे सर आप नाम ले सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये जो है कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मीरापुर सीट अभी जो है लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें मीरापुर सीट में मैं 15,000 वोट से जीत के निकला हूँ। तो अगर मैं पिछली बार हार गया तो इस बार वो क्यों हार गए? इस बार तो उनको जीत लेना चाहिए था ना। मीरापुर सीट क्यों नहीं जीत पाए बताइए? बिजनौर सीट जो हम लोग जीते हैं उसी में तो मीरापुर सीट विधानसभा आती है। उस विधानसभा पर मैं 15,000 वोट से जीत के निकला हूँ। तो इस बार लोकसभा में जो है बिजनौर की सीट इस तरीके से तो समाजवादी पार्टी को जीत लेनी चाहिए थी। अच्छा, एक मुद्दा और बहुत चर्चा में बना हुआ है ओपी राजभर जी का, और उन्होंने एक टिप्पणी दी है। वैसे तो वो अपनी बयानबाजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो एक बयान उन्होंने दे दिया मुसलमानों को लेकर। तो उस बयान में कितनी सच्चाई है? बयान पता है आपको कि मैं दोहराऊं? जी, बयान हमने सुना हुआ है और मुसलमान भाई भी हमारे देश का जो है नागरिक है, कोई ऐसा नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय लोकदल भाईचारे की बात करती है। हिंदू मुस्लिम पर जो है सभी हमारे देश के नागरिक हैं, सबका समान अधिकार को हमने अच्छी तरीके से सुना है। वो जो बयान दे रहे थे उन्होंने कहा है कि मैं जो है एक चैनल को देख रहा था, उसमें कुछ लोग जो है शंकर जी पे कांवड़ यात्रा में जल चढ़ाने जा रहे थे, उसमें 2 लड़के मुसलमान भाई के भी थे। तो वो एक यही मैसेज देना चाह रहे थे कि हमने देखा है और वो जा रहे थे। इसमें उन्होंने कोई गलत तो टिप्पणी की? लेकिन जो खबर आ रही है सामने सूत्रों से उसमें है कि ओपी राजभर जी ने कहा है कि मुसलमानों को अपने घर से निकलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई बयान हमने सुना नहीं है जो, और ऐसा तो कुछ है भी नहीं इस बयान पर। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? ऐसा कोई मतलब इस बयान पे ज़्यादा सच्चाई नहीं, इस बयान में कोई सच्चाई नहीं, तो उस पर क्या टिप्पणी करें? अच्छा, बजट अभी 23 जुलाई को बजट आता है और जिसके बाद से राजनीतिक तुल बहुत चढ़ने लगता है, जिस पे विवाद भी शुरू हो गए हैं बजट को लेकर, बजट 2024 को लेकर। तो उस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बजट देखकर कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो आखिर जिंदा कैसे, उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप बजट को लेकर? देखिए, बजट में सबका ध्यान रखा गया है, किसानों का, युवाओं का। लेकिन ज़्यादा ध्यान तो बिहार और आंध्र प्रदेश का रखा गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश भी तो हमारे देश का ही हिस्सा है ना। और बाकी राज्य को भी मिला है, जिसको जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से। देखिए, जो बजट बनता है वो उस तरीके से बनता है जैसे हम लोग के घर का बजट और देश का बजट। घर में बजट जब बनता है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो कि आपकी इनकम क्या है, उस इनकम के आधार पे आप अपना एक मूल्य तय करेंगे। उसके बाद बजट में उन चीज़ों को पहले रखा जाता है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसको बजट ज़्यादा दिया जाता है। तो मतलब आपका ये है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को ज़्यादा ज़रूरत थी? देखिए, ज़रूरत तो सबको होती है। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ उन्हीं को ज़रूरत थी। मैंने ये कहा है कि जहाँ जिस चीज़ों को उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं पहले चीज़ें उनको रखी जाती हैं। ज़रूरी तो हर चीज़ होती है। जो है कि परिवार में बहुत लोग कह देते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत, उस चीज़ की ज़रूरत।
लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको ये पता होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमें। अच्छा, एक और विवाद छिड़ा है बजट को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि ये बजट जो है ये बीजेपी के मित्रों के लिए, मोदी जी के मित्रों के लिए ये बजट बनाया गया है। देखिए, विपक्ष के पास ये बजट इतना अच्छा बजट आया है कि इसको आने के बाद विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं कि किसी मुद्दे को बता पाए कि इस मुद्दे पर बजट खराब आया है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बजट खराब आया है। आप उनसे ये पूछ लीजिए कि बजट में क्या खराब आया तो वो नहीं बता पाएंगे। किसानों को बजट बढ़ के आया, युवाओं के लिए कितना अच्छा आया, इंटर्नशिप आई है, 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा युवाओं को। अपने देश में देखिए कि युवा पढ़ लेते हैं, उनकी नौकरी सिर्फ इस वजह से बहुत लोगों की नहीं लगती कि सर, उनको। लेकिन पेपर भी तो बहुत रद्द हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। बिल्कुल, पेपर रद्द हुए, लीक हुए, लेकिन उससे कम से कम जो है भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार ना हो, पैसे लेकर अगर पर जो है कोई पेपर लीक कर दिया जाए और कुछ अधिकारी हैं, अधिकारियों पे कार्रवाई भी हो रही है, अगर उन पे कार्रवाई ना हो तो ये होता है कि हाँ, संरक्षण होता है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के समय में यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, और उस यूपीएससी पेपर सबसे पहले देश में अगर लीक हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लीक हुआ, और उस पेपर लीक का जो है चेयरमैन अनिल कुमार यादव जी थे। तो अनिल कुमार यादव जी ने जब पेपर लीक कराया और ये मामला संज्ञान में आ गया, लेकिन उनको हटाया नहीं गया, इतना संरक्षण था इनको, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाया। और एक मामला और था, अनिल कुमार यादव घर के सामने जो एक सड़क बनी थी, वो सड़क आम आदमी के लिए नहीं खोली गई 5 साल तक, और वहाँ पर जो थानाध्यक्ष होता था वो सलाम ठोकने जाता था अनिल कुमार यादव जी को। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, वहाँ पर जितने भी प्रभारी रहे उन सब ने ये बयान दिया है कि हमको वहाँ जाना पड़ता था, अगर नहीं जाना तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। तो जो हम इस एनडीए सरकार में ऐसा नहीं कि 75 ज़िले हैं, कुछ जो है अधिकारी गड़बड़ होते हैं, तो अगर गड़बड़ मान लीजिए आप हैं। अच्छा, एक मिनट, ये जो आपने बात कही, इस पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि अभी जब लोकसभा चुनाव में जो भी परिणाम आए, तो इस पे कहा गया, बीजेपी वालों ने ही कहा कि हमारे कुछ नेताओं के चलते हमारी अयोध्या में हार हुई और कई राज्यों में हार हुई। ये बीजेपी के लोगों ने ही दावा किया है कि उन्हीं के चलते हार हुई है। देखिए, एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है, और देश में जब भी चुनाव में हम लोग जाते हैं तो फैसला जनता का होता है। हम लोग जनता की अदालत में जाते हैं, फैसला उनको सुनाना होता है, और हर नेता और हर पदाधिकारी, हर संगठन और हर विधायक लड़ने वाला वो चाहता है, अपनी पूरी कोशिश करता है चुनाव जीतने का, लेकिन परिणाम देना जनता का काम है। कि आप कितना खरे उतरे हैं ये जनता बताती है उस वक्त। और कुछ जो है झूठ प्रपंच भी फैलाया गया इंडिया गठबंधन की ओर से कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये चुनाव इस वजह से। लेकिन अब जो है लोगों को धीरे धीरे विश्वास हो रहा है कि संविधान कोई नहीं बदलने वाला है, तो आप देखिएगा कि इसका परिणाम आपको विधानसभा चुनाव में जल्दी देखने को मिलेगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान एक मुद्दा था बेरोजगारी का, इसको बहुत उछाला गया विपक्ष की तरफ से। क्या इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो मोदी सरकार है ये काम कर रही है, कार्य कर रही है? मैंने बताया कि बेरोज़गारी तो है ही है, इससे मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। और बजट जो आया है ये इसका खास ध्यान तो बेरोज़गारी पे ही दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट जारी हुआ है उसमें आप देखिए कि जो है इंटर पास होने के बाद 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप करने का मतलब यह है कि आपको काम सीखने का मिल जाएगा, जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसके बाद आप बड़ी कंपनियों में आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के। तो ये इससे आप देखिएगा कि आने उसमें कोई खर्चा भी नहीं लगने वाला है, 5,000 महीने मिलेंगे। उससे जो है ऐसा नहीं कि वो 5,000 बहुत हो जाएंगे, 5,000 मिलेंगे, उससे जो लोग वहाँ पे उनका खर्चा किराया कम से कम निकाल आएगा। तो आप तो देखिए अगर कुछ नया सीखने जाते हैं उसके लिए पैसे भी लगते हैं, तो इसका भी सरकार ने ध्यान रखा। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी, लास्ट सवाल है मेरा ये। कांवड़ यात्रा का मुद्दा इस टाइम बहुत सुर्खियों में छाया हुआ है कि नेम प्लेट लगानी है कांवड़ यात्रा के रूट के दौरान। जो भी दुकानदार हैं, ठेले हैं, उनको अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगानी है अपने नाम के साथ। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मुद्दा जो यूपी सरकार की तरफ से लागू हुआ, आदेश आया, जिस पे अब कोर्ट ने सुनवाई भी कर दी है कि ऐसा नहीं होगा, इस पर आपकी क्या राय है? हमारा स्टैंड पहले से ही क्लियर था। राष्ट्रीय लोकदल ने जो है भाईचारे की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी की बात नहीं करती है। माननीय देखिए, सरकार कई फैसले लेती है तो कभी कभी फैसले गलती से गलत भी हो जाते हैं।
तो वो गलत फैसला था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। हमारे मिनिस्टर ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए गठबंधन से और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बात भी की इसको लेकर कि इस फैसले को वापस लिया जाना कहीं ना चाहिए। कहीं जयंत चौधरी जी भी इसके खिलाफ ही थे, एक तरीके से कहा जाए तो। देखिए, खिलाफ होना, हमने बताया तो अपना स्टैंड यही था कि ये नेम, देखिए कांवड़ यात्रियों में ये ज़रूरी होता है कि उनको ये पता होना चाहिए कि ये होटल शाकाहारी है या मांसाहारी। इसके लिए हम लोगों ने स्टैंड लिया था कि ये तो होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का नाम, उसके आगे सरनेम, तो उससे एक जातिगत असामाजिकता फैलती है इससे। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा था ये फैसला गलत है। इसका हम लोगों ने थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाया और उन्होंने जो है उसकी बात भी मानी, और अब तो माननीय न्यायालय ने उस पर जो है आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए, धन्यवाद सर। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चय टाइम्स। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन अनुराग शर्मा के साथ।